वेलकम टू अ चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम आपको क्वेश्चन सीरीज करा रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहे हैं, मॉडल क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो। तो आप ज़रूर से सारे वीडियोस देखिए, उनको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारी वेबसाइट को भी एक्सप्लोर करिए जो है www.mysuperbytes.com। वहाँ पर भी आपको बहुत सारे नोट्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज हम लेने जा रहे हैं जॉन डन की पोएम गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार वाज पब्लिश्ड? इट वाज पब्लिश्ड इन 1633 पोस्टमसली, यानी कि डन की मृत्यु के बाद पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ जॉन डन? 1572 से 1631, यानी कि 1631 में उनकी डेथ हो गई थी और ये पोएम पब्लिश हुई थी 1633 में पोस्टमसली। देखिए, ये इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जॉन डन बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ पोएट्स। किस तरह के पोएट थे वो, मतलब कौन से ग्रुप के थे? वो थे मेटाफिजिकल पोएट। उनका ग्रुप था मेटाफिजिकल पोएट्स ग्रुप और वो पायोनियर थे, मतलब वो सबसे पहले ऐसे मेटाफिजिकल पोएट थे। मतलब शुरुआत उन्होंने की थी, फिर उनको लोगों ने फॉलो किया था। अब मेटाफिजिकल भी आएगा कि मेटाफिजिकल क्या होता है, और मेटाफिजिकल वर्ड सबसे पहले ड्राइडन ने यूज किया था, लेकिन जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट डॉक्टर जॉनसन ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 4, टू विच एरा जॉन डन बिलोंग्स? ही बिलोंग टू जेकोबियन एरा। जो एलिजाबेथ वन के बाद में जेम्स वन आए थे, उस एरा को जेकोबियन एरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ मेटाफिजिकल कंसीट? अब देखिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका मेटाफिजिकल का मतलब। मेटाफिजिकल का मतलब होता है दो बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल डिफरेंट इमेजेस में कोई समानता निकाली जाए जबरदस्ती से, यानी कि टू डिसिमिलर इमेजेस फ्यूज्ड बाय वायलेंस। एंड इसको हम एक्सटेंडेड मेटाफर भी बोल सकते हैं। और ये वाली जो डेफिनेशन है मेटाफिजिकल कंसीट की, वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने दी थी, जो न्यू क्लासिकल पीरियड के एंड में थे। तो इसका मतलब ये है कि एक ह्यूमन इमोशन को किसी भी मेटाफिजिकल रियलिटी से कंपेयर किया जाता है। जैसे कि आप लव को माउंटेन से, और या फिर रिवर्स से, या फिर बिल्कुल ही ऐसी चीजों के साथ कंपेयर करके सिमिलैरिटी निकाल रहे हो जहां मतलब एक बिल्कुल नयापन है, और जो रीडर है वो एकदम से शॉक में आता है कि वाओ, ऐसा भी लिख सकता है कोई पोएट। उस तरह की होती है मेटाफिजिकल कंसीट। देखिए, हमने इसका बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया हुआ है इस सेम पोएम का, तो आप जरूर से जाकर इस पोएम को के वीडियो को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार? सबसे पहला टाइटल क्या था? सॉन्ग। उसको केवल एक सॉन्ग के नाम से जाना गया था, लेकिन फिर जो उसकी फर्स्ट लाइन है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, इस पोएम की जो फर्स्ट लाइन है उसी को उसका टाइटल बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, नो वेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर। इस लाइन से डन का क्या मतलब है? इससे मतलब है इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड एन ऑनेस्ट वाइफ और पार्टनर हु इज बोथ ब्यूटीफुल एंड ऑनेस्ट। उनका कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में बहुत मुश्किल है एक बहुत सुंदर वाइफ या गर्लफ्रेंड या बिलवड मिले, जो कि सुंदर भी है और ऑनेस्ट भी है लव में। मतलब वो आपको दगा नहीं देगी, ये बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो यहाँ उन्होंने ये बात कहने की कोशिश करी है कि बहुत सारी जो बातें इम्पॉसिबल है वो तो पॉसिबल हो सकती है। मतलब आप तारा तोड़ के ला सकते हो, मतलब टूटा हुआ तारे को पकड़ सकते हो, आप एक किसी पेड़ के रूट से बच्चा पैदा कर सकते हो, आप दुश्मन का वार पहचान सकते हो, आप मरमेड्स को सुन सकते हो। ऐसे बहुत सारे उन्होंने दिए हैं। और लेकिन आपको एक बहुत ही फेथफुल बिलवड मिलना मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी डेज एंड नाइट्स मस्ट द प्रोटैगनिस्ट राइट? मतलब कितने दिन और रात बोला गया है पोएम में कि घूम कर आओ, तो 10,000 डेज एंड नाइट्स। 10,000 मतलब आप 10,000 साल तक घूमो, पूरा विचरण करो सब जगह, फिर भी आपको एक भी फीमेल ऐसी नहीं मिलेगी जो ऑनेस्ट हो लव में। तो इस तरह से बोला है। 9th, इफ दाउ बीस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड हियर? यहाँ पे बीइंग बोर्न
और स्ट्रेंथ साइड्स एलिट्रेशन है। और इसका मतलब है कि अगर आपको वो कोई ऐसी शक्ति मिली है, सुपरनैचुरल कोई बोन मिला हुआ है कि आप वो चीज़ें भी देख सकते हो जो किसी को दिखाई नहीं देती हैं, तब भी आपको एक भी फीमेल ऐसी नहीं मिलेगी जो ऑनेस्ट हो लव में और जो ब्यूटीफुल भी हो। क्वेश्चन नंबर 10, अदर देन अ पोएट व्हाट वाज डन, मतलब डन वाज आल्सो एन एंजेलिकन प्रीस्ट, मतलब वो इंग्लिश चर्च के प्रीस्ट भी थे पोएट होने के अलावा। उन्होंने बहुत सारे रिलीजियस सोनेट्स भी लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जॉन डन्स लैंग्वेज इज नोन फॉर, मतलब इनकी लैंग्वेज जो है वो किस तरह की है, किस लिए जानी जाती है, मतलब एडिंग एक्स्ट्रा वाउल एंड कॉन्सोनेंट्स, मतलब वो अपने वर्ड्स में एक्स्ट्रा वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स ऐड कर देते हैं। जैसे गो की स्पेलिंग होती है GO, लेकिन इनकी स्पेलिंग है GOE, ऐसे CATCHE, तो E यहाँ पर जो वावल है वो एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। एलिजाबेथन काइंड ऑफ लैंग्वेज है इनकी पोएम्स की, और जैसे खुद का ही नाम DON भी हो सकता था, पर यहाँ पे DONNE है, जॉन डन, तो इस तरह से उनके लैंग्वेज में एक्स्ट्रा वावल्स और कॉन्सोनेंट्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज कंसिडर्ड एज अ पिलग्रिमेज इन द पोएम, पिलग्रिमेज होती है जो जब आपकी तीर्थ यात्रा पूरी हो जाती है, तीर्थ यात्रा को बोलते हैं पिलग्रिमेज। तो यहाँ पिलग्रिमेज तभी पूरी होगी जब आपको एक ऐसी औरत या बिलवेड या गर्लफ्रेंड या वाइफ मिल जाएगी जो कि ब्यूटीफुल भी है और ऑनेस्ट इन लव है, मतलब वो आपको कभी धोखा नहीं देगी, तभी आपकी तीर्थ यात्रा पूरी होगी। जैसे आपने भगवान को पा लिया है, ऐसे ही यहाँ पर पिलग्रिमेज बोला गया अगर आपको फेथफुल बिलवेड मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 13, विच इम्पॉसिबल थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नामुमकिन है वो डिस्क्राइब करी गई हैं और कहा गया है कि हाँ इनको मुमकिन किया जा सकता है। तो एक है फॉलिंग स्टार, देखो फॉलिंग स्टार को पकड़ना बहुत नामुमकिन है, लेकिन यहाँ कहा गया है। मैंड्रेक रूट, एक रूट का नाम लिया गया है जिसकी जो आकृति होती है वो आदमी के समान होती है, तो बोले उससे भी बच्चे पैदा हो सकते हैं। तीसरा बोला है पास्ट ईयर्स, मतलब हिस्ट्री के जो ईयर्स हैं, जो निकल गया है समय, वो कहाँ पर है वो भी ढूंढे जा सकते हैं। डेविल के फुट को चीरा जा सकता, किसने चीरा है ये पता लगाया जा सकता है। आप हरदम देखेंगे कि जो डेविल होता है उसका फुट बीच में से डिवाइडेड होता है, तो किसने किया ये आज तक नहीं मालूम, लेकिन ये इम्पॉसिबिलिटी भी पॉसिबल हो सकती है। मरमेड्स जो जल परियां हैं वो गाती हैं, उनको भी सुना जा सकता है। और आपके जो दुश्मन हैं उनकी जो वार है, स्टिंग है, एनवी स्टिंग, वो भी पता किया जा सकता है। तो ऐसे 6 यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटीज हैं जो कि पॉसिबल की जा सकती है। 14, इन विच वॉल्यूम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार वाज पब्लिश्ड, कौन सी वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी? तो 1633 की जो वॉल्यूम का नाम था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, तो ये सॉन्ग में आता है और कई उन्होंने सोनेट्स भी लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राइड 10,000 डे एंड नाइट विच लिटरेरी डिवाइस है, मतलब 10,000 साल तक घूमो, अरे कोई 10,000 साल दिनों रात घूम सकता है? नहीं, ये हाइपरबोल है, ये बड़ा चढ़ा के बोलने वाली लिटरेरी टर्म है हाइपरबोल। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डन टुवर्ड्स वुमेन इन द पोएम, विमेन के बारे में उनका बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड है, सिनिकल है, मतलब थोड़ी पागलपन की हद तक थोड़ा सिनिकल है, थोड़ा मतलब काफी नेगेटिव है कि कोई भी औरत इस दुनिया में ऐसी नहीं है जो कि ऑनेस्ट एंड लव हो। तो ये उनका, ये वैसे उन्होंने अपने निजी अनुभव से नहीं लिखा है, उनकी जो वाइफ थी उनसे उनकी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी थी एन मोर से, और ये उन्होंने एक जनरली ऐसे ही मजाक में पोएम लिखी है। क्वेश्चन नंबर 17, दो शी वर ट्रू व्हेन यू मेट हर, हु इज रेफर्ड एज यू हियर, यू कौन है? यू मतलब मैन, जब वो ट्रू थी जब उससे मिले, लेकिन आप 1 या 2 दिन बाद जब आपका लेटर आएगा तब तक वो अनट्रू या अनफेथफुल हो चुकी होगी, इस तरह से पोएम में है। क्वेश्चन नंबर 18, which plant's name is used in the poem? Mandrake root. The plant's name is mandrake root, जिसका इस पोएम में जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 19, in how many stanzas poem is divided? 3 stanzas, 9 line each. 3 stanzas में है, तीनों stanzas में 9 27 lines है। What is the mood and tone of the poem? The mood is melancholy, मतलब एक तरह से पेसिमिस्टिक टोन है, बताया जा रहा है कि कोई भी इस दुनिया में ऐसी बिलवड नहीं है जो कि ऑनेस्ट हो, जो कि ब्यूटीफुल हो, तो पोएट उदास है और बहुत ही निराशावादी दिख रहा है।
कि इतने बड़े बड़े काम तो हो सकते हैं लेकिन ये बात नामुमकिन है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपने 20 क्वेश्चंस पूरे कर लिए और आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा इसमें से। बाकी आप हमारे गो एंड कैच के जो डिटेल्ड वीडियो है, जो एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, उसको ज़रूर से देखिए। प्लस हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर करो, लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब तो ऑफ कोर्स कर ही लिया होगा आपने ऑलरेडी। अपने फ्रेंड्स के साथ भी उनको भी बोलिए, जिससे कि ये जो स्टडीज़ हैं बहुत लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू।